रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये बिजनेस को बंद करने का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमारे सभी बुक्स को हम क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करने के बाद हमारे जितने भी पेमेंट हैं आउटसाइडर्स को वो देने के बाद अगर कुछ बिजनेस में रिमेनिंग होगा, कोई पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो अगर पैसा कम पड़ता है आउटसाइडर्स को पे करने के लिए या बिजनेस लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, अगर मनी हमारी रिक्वायर्ड मनी से कम रह जाती है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके या पर्सनली उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हमारे अकाउंट्स मेनली ओपन होंगे वो 3 होंगे, इसके अलावा चौथा भी कई बार हमें बनाना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगी। उसमें मेन 3 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। एक तरीके से बैंक अकाउंट ही बैलेंस शीट का काम करता है, क्योंकि जब बैंक अकाउंट मैच होता है तो वो क्लोज हो जाता है, सारे अकाउंट क्लोज होंगे, ये ध्यान रखना। किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस निकलने का मतलब है कि अभी हमें अकाउंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, समझ रहे हैं? लेकिन ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, यहाँ पर कोई अकाउंट अपना बैलेंस शो नहीं करेगा, ऑल अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर कर देंगे? सबसे पहला प्रोसेस है, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सभी की बुक में होगा 7.55 पेज पर क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 7.55। न्यू और ओल्ड बुक? मेरे सामने तो न्यू बुक है, आप देख लीजिए, ओल्ड में भी होगा ये क्वेश्चन, और नहीं भी होता, मेरे पास पुरानी है शायद लास्ट ईयर की, और नहीं भी होता तो आप लोग क्वेश्चन करने का प्रोसेस देखें, मेन है हमारा प्रोसेस देखिए, होगा वैसे सभी की बुक में। देखिए, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो है। अब आप लोगों ने कैपिटल रेशियो तो चैप्टर नंबर 1 में ही फाइंड आउट कर लिए थे कि कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 पार्टनर कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि कैपिटल रेशियो क्या निकलेगा तो कोई बता सकता है क्या होगा इस क्वेश्चन में? एक पार्टनर की कैपिटल है 7 लाख और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख। सीधा सीधा 7:3 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? 7:3, यही निकल आएगा ना। अगर हम 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करते हैं तो 0 0 कट जाएंगे, 7/10 रह जाएगा, 3/10 रह जाएगा, तो वही हो गया ना 7:3, सीधा सीधा निकला। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? बैलेंस शीट आपको नीचे दी हुई है, उन्होंने क्या क्या दिया उसमें? बैंक डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और उमेश का करंट अकाउंट, यानी इनके यहाँ पर जो अकाउंट है वो उमेश का जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है जी। क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश करंट अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ रमेश एंड उमेश। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है, तो करंट अकाउंट भी क्लोज होंगे और उनके बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है जी। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ डिसोल्यूशन अकाउंट ही, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। So on the above date, the firm was dissolved. Ramesh took over 50% of stock at ₹10,000 less than book value. यहाँ पर पढ़ने से पहले, एडजस्टमेंट करने से पहले, सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमने क्या प्रोसेस बताया है कि सभी एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताया था यही प्रोसेस चल रहा है ना हमारा। तो जैसे ही हम सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी एसेट है जिनको छोड़ना है हमें। एसेट साइड में आपको बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और उमेश का करंट अकाउंट गिवन है।
इनमें से किन एसेट्स को या किन फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ना है, बता दीजिए जल्दी से। और बाकी सभी को कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी सभी एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन को छोड़ना है। तो कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे ये बताओ, क्वेश्चन ये है। हेलो, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी, बैंक को नहीं करेंगे और रमेश के करंट अकाउंट, हाँ उसे भी नहीं करेंगे। इसके अलावा डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, इन सभी के अकाउंट क्लोज होंगे और उनके बैलेंसेस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या बताइए आपको ट्रांसफरेशन की? जनरल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपका डेबिट में क्या लिखेंगे आप, टू सन्ड्री, लेजर पोस्टिंग हो रही है ना, तो क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन कौन सी एसेट्स हैं इनके पास, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, सबको इंटरनल कॉलम में शो करें, और मशीनरी। इनकी वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी। स्टॉक की वैल्यू क्या है, 1,30,000। 1,30,000। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू क्या है, 2 लाख। नेक्स्ट डेटर्स की वैल्यू बताइए, 2,40,000। कोई एक बोल सकता है, जल्दी से बोलो। 2,40,000। 2,40,000, ठीक। और उसके बाद मशीनरी की वैल्यू 9,30,000। 9,30,000, ठीक है। इन सबका सम बाहर शो किया जाएगा, इन सबका टोटल फाइंड आउट करिए और बताइए कितना आता है। इन सभी का सम कितना होगा, थोड़ा सा बिलर आ रहा है ना, थोड़ा ब्लैक बोर्ड। दिख रहा है सभी को? वैसे मैं एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शायद, क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। सभी एसेट्स को हमने यहाँ क्या किया, जितनी एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ऑल द एसेट्स विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसी के साथ साथ हम सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दें, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, जरा मुझे बता दीजिए क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओनली क्रेडिटर्स आर देयर, तो क्या लिखेंगे, बाय, जनरल एंट्री पर फोकस करूंगी, जनरल से लेजर पोस्टिंग हो रही है। जब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री विल बी, जल्दी से कोई एक स्टूडेंट बताइए, अदरवाइज मैं तो फिर वेरी गुड, राइट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट में आ जाएगा। और आपकी सन्ड्री लाइबिलिटीज में ओनली वन लाइबिलिटी है, क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,70,000। 1,70,000 के बाद अरे मेरे को वो बुक नहीं मिल रही। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, दो आइटम और गिवन है। वर्क और रमेश का करंट अकाउंट गिवन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को भी ट्रांसफर नहीं करते। एक चीज और बहुत ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जनरल रिजर्व को भी कभी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया। साथ ही अब क्वेश्चन होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं,
कुछ राइटर क्या करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम ना होने पर उसे डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जैसे जनरल रिजर्व को करते हैं। लेकिन अगर क्लेम होता है तो फिर वो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि क्लेम को हम पे करेंगे तो पेमेंट होगा तो वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। लेकिन इससे आप लोग क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन क्या होगा? कंफ्यूजन ये होगा कि कब ट्रांसफर करें और कब ट्रांसफर ना करें। तो इससे अच्छा है सिर्फ एक स्टैंड पर रहिए। आपको क्या करना है? हर कंडीशन में, चाहे क्लेम हो या ना हो, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सभी को कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा, और गलती नहीं होगी। अगर आप करेंगे आंसर आपका अलग आएगा, लेकिन आपका बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के जो इफेक्ट है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अगर इस क्वेश्चन में मैं ट्रांसफर कर देती हूँ तो आपका बुक से आंसर हो सकता है अलग आए, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन मैंने कहा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि कब ट्रांसफर करें कब ना करें। हालांकि उसमें भी सिंपल लॉजिक है। अगर क्लेम होगा, क्लेम कहाँ दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में। अगर क्लेम हो तो ट्रांसफर कर दीजिए, और क्लेम ना हो तो इसे डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। फर्क कोई नहीं पड़ता। तो हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हम इसे ट्रांसफर करते हैं किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट क्या है? आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 2,10,000। हेलो, कितना अमाउंट गिवन है? 2,10,000। हाँ जी। इन सब का आपने टोटल किया। स्टॉक 1,30,000, फर्नीचर 2 लाख, और डेटर्स 2,40,000, देन मशीनरी 9,30,000। इन सब का सम क्या आया? कैलकुलेशन करते रहा करें बैठे हुए, जब आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। कितना आया बताइए? 15 लाख। 15 लाख। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी भी कंडीशन में जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं। यहाँ तक तो हमने ट्रांसफरेशन प्रोसेस कर दिया, मीन्स हमने सभी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज किया, कैश और बैंक और फिक्टिशियस एसेट छोड़कर, और सभी आउटसाइड लाइबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, उनके बेसिस पर आगे का सॉल्यूशन करें। एडजस्टमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि किन एसेट्स को सेल करने के बाद आपको कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है, या फिर किस पार्टनर ने फर्म की किस एसेट को टेक ओवर कर लिया, या किस लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उससे रिलेटेड भी हम एंट्री कर चुके हैं। आप लोगों ने सभी वो एंट्री समझी है प्रीवियस टाइम में। तो अब देखिए किन एसेट्स को कौन सा पार्टनर या तो ले रहा है या वो सेल हो रही है। तो पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। आपके स्टॉक की वैल्यू क्या है? 1,30,000। 1,30,000 का 50% कितना हुआ? पहले तो ये बताओ। 65,000। 65,000, वेरी गुड। 65,000 के इस स्टॉक को उसने 10,000 कम में लिया है, लिखा हुआ है ना, took at 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10,000 कम में लिया है, तो 65,000 माइनस 10,000 कितना होगा? 55,000। और जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या बताई थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही बताया था ना। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाएगा? बाय पार्टनर्स, यानी किसने ली है ये एसेट? रमेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा उसमें? 55,000। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई डाउट है? रमेश ने लिया है ना, ठीक है।
द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। अब पहले ये बताइए रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास बचा कितना? ऑब्वियस सी बात है 65 का रमेश ने ले लिया तो 65 का ही बचा, 50% बचा। तो 65 वाला जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने 15,000 के लॉस पर सेल किया। तो 15,000 का लॉस हुआ अगर 65,000 में से, तो हमें कितना रिसीव हुआ होगा? 50,000। और ये रिसीव हुआ है तो आप कहाँ शो करेंगे? जनरल एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि हमने सेल किया है तो हमें कैश मिला होगा, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही बनेगी ना। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने एसेट सेल हो यानी जिन पर हमें कैश रिसीव हो, उन सबके लिए बाय बैंक का एक हेड बना लें और फिर उन एसेट्स के नाम लिखते चले जाएं। स्टॉक कितने में सेल हुआ? 50,000। और भी कोई एसेट इनकी सेल हो रही है, आगे देखेंगे। और कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? आगे लिखा है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स से हमें 5% डिस्काउंट के बाद अमाउंट रिसीव हो गया। हमारे डेटर्स थे कितने अमाउंट के, जरा बताइए? 2,40,000। 2,40,000 का 5% फाइंड आउट कर कीजिए और 2,40,000 में से माइनस कर दीजिए, कितना होगा बताओ? 12,000। हाँ, डेटर्स का जो अमाउंट है वो है 2,50,000। ये मैं ऊपर वर्किंग नोट शो कर रही हूँ। कितने के हैं? 2,40,000। लेस करिए इसमें से क्या चीज? डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 2,40,000 का 5% कितना हुआ? 12,000। तो हमें रियलाइज कितना होगा? 12,000 तो हमने डिस्काउंट दे दिया डेटर्स को कि चलो ठीक है 5% हमने आप पे छोड़ दिया, लेकिन 12,000 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना डेटर्स रिमेनिंग रहा? 2,28,000। 38,000। ये तो हमें रिसीव हो जाएंगे ना, ये वर्किंग नोट प्रॉपर देने हैं। ये जो हमें अमाउंट 2,38,000 के रिसीव हो जाएंगे, 38 नहीं 2,28,000। हाँ, गलत मत करो। 2,28,000 का जो ये अमाउंट है वो हमें क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। तो इससे भी हम फिर से वही एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हम बार बार ना लिख करके बैंक का एक हेड बना दिया, देखिए ये वाला। और अब हम स्टॉक का अमाउंट, स्टॉक को सेल करने से हमें कितना मिला? 50,000। डेटर से हमें कितना मिल रहा है? 2,28,000, वो यहाँ शो कर देंगे। और भी कोई एसेट सेल हो रही है? आगे लिखा हुआ है फर्नीचर was taken over by Umesh for 50,000 and machinery was sold for rupees 4,50,000। अब जरा ये बताइए, जिस एसेट को पार्टनर ने लिया है, उमेश ने फर्नीचर को लिया है, तो वो तो हम उमेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे अभी रमेश ने स्टॉक लिया था तब भी हमने यही एंट्री बनाई थी ना। और हमारी जो मशीन है वो सेल हो रही है, वो कितने में सेल हो रही है? 4,50,000 में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जब जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक का हेड चल रहा है, इसमें मशीनरी को भी ऐड कर देते हैं। कितने में सेल हुई है मशीनरी आपकी? 4,50,000 में। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ शो कर दिया। और जो फर्नीचर उमेश ने ले लिया है उसमें आपको दोबारा लिखना पड़ेगा बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। और फर्नीचर उमेश ने कितने अमाउंट में लिया है? कुछ बताया है उन्होंने? 50,000। तो वो 50,000 आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे हमने आउट कर। और इन सबका सम टोटल 50,000 प्लस 2,28,000 प्लस 4,50,000, इन सबका सम बताइए जिसे हम यहाँ पर शो करेंगे। कितना आएगा?
जल्दी से बोल, कैलकुलेट करिए। 7,28,000. आवाज नहीं आ रही मुझे। 7,28,000. 7,28,000, ठीक। शायद लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ओरली भी बोल रही हूँ, सुनते रहिएगा। 7,28,000, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ किसी को कोई कुछ कह रहा है, अभी थोड़ी देर में बोलना बेटा, थोड़ा सा मैं इसको आगे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। इसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, जब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, हम एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और हमने पेमेंट क्या किया है, क्रेडिटर्स का, यहाँ शो कर सकते हैं इंटरनल कॉलम में, हालांकि इनके पास एक ही लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स फुल पेमेंट हुआ है, मीन्स जितनी बुक वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे होगी, 1,70,000, ठीक है। तो 1,70,000 का पेमेंट हम कर देंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ रिपेयर फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट 1,40,000। एक अनरिकॉर्डेड बिल है जो 1,60,000 का था, लेकिन अब उसका सेटलमेंट हो गया, यानी हमें पे करने हैं 1,40,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, बैलेंस शीट में वो हमें कहीं नहीं दी हुई थी, अगर दी हुई होती तो वो कैसी हो जाती, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो है, उन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का जब हम पेमेंट करेंगे तो सीधी सीधी एंट्री क्या बनाएंगे हम, सीधी एंट्री हमारी बनेगी, एक मिनट, कोई दो बच्चे हैं, हाँ, सीधी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और जितने अमाउंट में सेटलमेंट हुआ है, यानी 1,60,000 में से हमें देने कितने हैं, 1,40,000, तो हम क्या कहाँ पर शो करेंगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना, ये सब ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अमाउंट है 1,40,000। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा करना है डेबिट और क्रेडिट का कंपैरिजन। डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल का कंपैरिजन जैसे हम नॉर्मली अकाउंट्स में करते हैं। क्रेडिट अगर ज्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा, एंड दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होता है तो जनरल एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस होगा यानी डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप एंट्री क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप इस क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, ये तो आप सभी कर ही लेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रेडिट में ट्रांसफर किया है, ठीक है, कितना अमाउंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, 2,10,000। तो आपका जो इस क्वेश्चन में लॉस निकल के आएगा, तो जो आपका लॉस है वो 2,10,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट क्रेडिट में है और वो हमारे लॉस को क्या कर देगा, कम कर देगा। मैंने बताया था ना, अगर आप इसे नहीं लिखोगे इस अमाउंट को तो आपका बुक से मैच हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर आप इसे लिख रहे हो, मैंने ये बताया कि आप इसे हमेशा ट्रांसफर करो जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आप इसे यहाँ पर शो कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो कितने से कम हो जाएगा, 2,10,000 से आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है और लॉस को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। तो आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट करके सभी कल मुझे बताएंगे कि आपने कितना आंसर निकाला इसका, और बुक से आपका आंसर अलग आएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला ना कि बुक से आपका आंसर कैसा आएगा, अलग आएगा, लेकिन मैं आपका आंसर से बता दूंगी कि आपने उसका कैलकुलेशन ठीक किया या नहीं। एक बार फिर समरी में देख लीजिए, सभी एसेट्स को ट्रांसफर किया, सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जिसमें हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स थे, उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर किया, उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसमें से हमारी स्टॉक, डेटर और मशीनरी सेल हुई,
जबकि रमेश ने स्टॉक को ले लिया। आप चाहो तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक लिख भी सकते हो जिससे आपको ध्यान रहे कि रमेश ने क्या लिया था। ऐसे ही उमेश ने क्या लिया था, फर्नीचर, तो वो भी ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं कि उमेश ने क्या लिया है, फर्नीचर। और जो एसेट पार्टनर ने ले ली वो उनके अकाउंट में हमने क्या कर दी, ट्रांसफर। ये दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, यहाँ मैंने लिखा है बाय उमेश कैपिटल अकाउंट और अमाउंट दिखाया है 50,000, ठीक है। और उसके बाद जितनी एसेट्स हमारी सेल हुई हैं उन सभी को हमने बैंक वाले हेड में शो कर दिया बाय बैंक अकाउंट से, ठीक है। जो लाइबिलिटी हम पे ऑफ कर रहे हैं रिकॉर्डेड वो है क्रेडिटर, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं वो लाइबिलिटी है हमारे एक बिल का पेमेंट करना है हमें, जो 1,60,000 का बिल था जिसको हमें पे करना है 1,40,000 ओनली। तो इस तरीके से सभी सेटलमेंट करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, और उस प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कल आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे सभी कि क्या निकल के आया कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो रहा है। तो मैं आपको, आप लोग अभी कैलकुलेट कर सकते हो, तुरंत मुझे बता सकते हैं कि टाइम है। 27,000. हाँ जी।